नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। अपनी यादों के पिटारे से मैंने जो भी कुछ लिखा है वो आप सबको पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह कहानी मैंने प्रतिलिपि, मॉम्स प्रेसो वगैरह में लिखी है और सबको बहुत पसंद आई है। इस कहानी का नाम है माता जी का आत्मविश्वास। यह कहानी मेरे लिए ही नहीं, आज के संदर्भ में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेंगी। साथ वाले घर के बाबूजी और माताजी जब पार्क में घूमने के लिए दोनों समय निकलते थे तो अनायास ही लोगों के मुंह से निकलता था, वाह क्या जोड़ी है। इस उम्र में भी एक्सरसाइज करके दोनों ने अपने आप को बहुत चुस्त दुरुस्त रखा हुआ था। बाबूजी इनकम टैक्स ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे। उनके दोनों पुत्र और पुत्री की शादी हो चुकी थी। माताजी और बाबूजी अपने घर के बाहर पोते पोतियों नाती नातियों के साथ बरामदे में कुर्सी बिछाए अक्सर हंसते हुए दिखते थे। उनका घर हमारी कॉलोनी में सबके लिए एक उदाहरण स्वरूप ही था, क्योंकि ऐसा संपन्न और सुखी संयुक्त परिवार शायद इस कॉलोनी में दूसरा तो नहीं था। दोनों बहुएं, उनके बेटे बेटी, उनके सबके बच्चे अक्सर साथ ही खेलते दिखाई देते थे। उस दिन जब सुबह उठकर पता चला कि बाबूजी का रात में ही हार्ट अटैक हो गया तो सच मानिए एक्सरसाइज और तंदुरुस्ती के नियमों से तो मेरा विश्वास ही उठ गया। ना तो बाबूजी को कोई टेंशन थी, ना ही कोई बीमारी, सादा खाना खाते थे। इसके बावजूद भी क्रिया वाले दिन तो माताजी को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था। उनके काले बाल सफ़ेद में परिवर्तित हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियाँ अचानक से, प्रत्येक के बीच में बोलने वाली और हंसने वाली माताजी दूर से ही सबको देखकर अपने में खोई हुई हाथ जोड़कर कुछ अलग ही लग रही थी। यह तो हमें बाद में ही पता पड़ा कि उस घर में 2 रसोइयाँ थी और माताजी छोटे बेटे के साथ रहती थी। बाबूजी की मृत्यु के उपरांत बड़े बेटे को बाबूजी का मार्केट के पास बना हुआ एक डुप्लेक्स फ्लैट दे दिया गया। क्योंकि माताजी छोटे बच्चे के साथ ही रहती थी, इसलिए शायद उनके नाम पर वही घर हो गया था। माताजी का घर आज फिर से चर्चा जी का विषय बना हुआ था। वही एक समय जो कि संयुक्त परिवार की वजह से चर्चा का विषय था, आज उस घर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। समस्या जो हमारे समझ में आई वह केवल यह थी कि माताजी के छोटे बेटे की सदा से ही अलग अपने फ्लैट में रहने की इच्छा थी, और क्योंकि माताजी उसके साथ रहती थी तो शायद इसीलिए ही बाबूजी ने छोटे बेटे के नाम वह घर कर दिया था। और कुछ दूसरा ख्याल बड़े बेटे का था। वह हमेशा से इस घर में रहा, तो इस घर से जाकर के फ्लैट में वह अपनी जीवन नहीं बिताना चाहता था, पर बाबूजी ने तो ऐसा ही कर दिया था। शायद ऐसा माताजी के कारण किया हो, क्योंकि माताजी छोटे बेटे के साथ रहती थी। इस बंटवारे में दोनों बेटों की नापसंदगी का पूरा असर माताजी पर पड़ रहा था। छोटी बहू अक्सर यह कह देती थी कि अगर आप हमारे साथ ना रह रहे होते ना तो बाबूजी ज़रूर वह फ्लैट हमको देते। अब तो बाबूजी भी नहीं हैं, पर वह फ्लैट आप लोगों का ही तो है, आप वहाँ जाकर के अब कभी भी नहीं रहोगी। केवल संकेतों में कही बात अब चिल्ला चिल्ला कर कही जा रही थी। माताजी को अपने ही घर में खाना खाते हुए रहते हुए
बेहद पराया सा महसूस हो रहा था। जिस दिन भी उसकी बेटी या उसके बच्चे मिलने आ जाते तो छोटी बहू पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था, और साथ में ही उसे इस बात का गुस्सा भी आता था कि माताजी क्या पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही रहेगी और घर में आने वाले सारे मेहमानों को वही निभाएगी, और वहाँ फ्लैट में बड़ी भाभी मज़े से रहेगी। तंग आकर माताजी एक दिन अपने बड़े बेटे के पास फ्लैट में भी चली गईं। वहाँ जाने के बाद भी समस्या जस की तस थी। ननद के आते ही बड़ी भाभी जो छूट जाती थी, आपके पापा ने यह नहीं सोचा कि मेरे दोनों बेटे इस फ्लैट में शादी के बाद कैसे रहेंगे। छोटी के तो फिर एक बेटा एक बेटी है, उसकी बेटी के जाने के बाद वह तो आराम से यहाँ पर रह सकती थी। उसके बाद में माताजी यहीं बसने की सोचेंगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। माताजी को रह रह कर बाबूजी की पुरानी बातों में से यह बात बेहद याद आ रही थी। जब एक दिन बाबूजी ने हंसते हुए माताजी को बताया था उनके दोस्त के घर में बंटवारे पर बेटों में झगड़ा हो रहा है। उनका हरियाणवी दोस्त उन्हें अपनी भाषा में यही समझा रहा था कि बच्चों की तो यही इच्छा होती है, जो भी कुछ तेरे पास में है धर जा और फिर तू मर जा। सुनकर दोनों इतना हंसे थे कि बस पूछो ही मत। लेकिन बाबूजी का ख्याल आते ही माताजी को याद आया, बाबूजी माताजी को कभी भी कमतर और बेचारी हालत में तो देख ही नहीं सकते थे। आखिर तक भी माताजी ने हमेशा लेटेस्ट सूट ही सिलवाए थे। मोटापा अपने पर कभी हावी नहीं होने दिया। मुस्कुराहट और आत्मविश्वास की तो उनमें कभी कमी थी ही नहीं। वह अनपढ़ भी नहीं थी। पढ़ना तो उनका शौक़ था, पर वे क्यों उलझ के रह गई। उन्हें लगा बाबूजी आज भी उनके साथ हैं, और माताजी को इस बेचारगी की हालत में देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर वे इस उम्र में भी सिर्फ बच्चों के द्वारा रोटी दिए जाने का इंतज़ार करेंगी तो लानत है उन पर। बाबूजी ने अपने होते हुए उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। अपनी कोई जिम्मेदारी उन्होंने अधूरी नहीं छोड़ी। उनकी बेटी भी बहुत अच्छा पढ़कर सरकारी स्कूल में टीचर लगी हुई थी। उसके लिए भी बाबूजी की पेंशन आ रही थी। हॉस्पिटल से उनका इलाज भी फ्री था। बाबूजी का इतना समय का साथ क्या माताजी में कोई आत्मविश्वास नहीं भर सका। जाने कहाँ से माताजी में इतनी शक्ति आई कि उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, मैं जब तक चाहूँगी इस फ्लैट में रहूँगी, क्योंकि इस डुप्लेक्स फ्लैट में एक कमरा ऊपर भी है। तुम लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल भी भंग नहीं होगी, और प्राइवेसी मुझे भी चाहिए। अब से मेरा कमरा ऊपर रहेगा। अपना खाना भी मैं अलग ही बनाऊंगी। तुम लोगों के द्वारा दिया हुआ खाना खाकर मैं मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो गई हूँ। अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी मुझे भी चाहिए। शायद उनके कहने के ढंग में ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सका। बस सिर्फ इतना हुआ कि उनका पलंग और थोड़ा सा सामान ऊपर शिफ्ट हो गया था। ऐसे ही एक दिन माताजी ने जब अपने पुराने घर में जाने की सोचा तो अपना ताला लगाकर उन्होंने उस घर में भी अपना खाना अलग ही बनाने की पेशकश करी, क्योंकि उनका ख्याल था जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उन्हें किसी के भी द्वारा खिलाया जाना मंजूर नहीं था। वैसे भी उन्हें याद है कि बाबूजी अक्सर शादियों में भी अपना खाना अपने घर से ही खाकर जाते थे, क्योंकि बाबूजी का यही कहना था कि थाली में रखा हुआ भोजन हमारा ही हिस्सा होता है। उसे खाने के बाद हमें शक्ति और संतुष्टि मिलती है। जाने खाना किसने किस भाव से बनाया है। वह माताजी को यही कहते थे कि तुम्हारा हाथ का दिया हुआ खाना मुझे प्रसाद के जैसे लगता है। माताजी अपनी शक्तियों को कहाँ भूल गई थी। अब अकेले रहते हुए माताजी सुबह शाम वैसे ही घूमने जाती थी। बाकी समय अपने कमरे में पूजा पाठ
या कुछ भी करती थी। अब तो अक्सर उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जाना शुरू कर दिया था। और तीर्थ यात्रा ही क्यों, वह घूमने के लिए भी चली जाती थी। अब बेटे, बहू, पोते उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। ना तो कुछ वह बुरा बुरा बोलते थे और ना ही कुछ माताजी उनसे कहती थी। उस दिन जब उनकी बेटी ने आकर उनसे कहा, बड़े भैया अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहलवाया है कि मम्मी आप ऊपर का कमरा खाली कर दो। जब भी कभी मम्मी फ्लैट में रहा करेंगे तो नीचे चुन्नू के साथ रह लेंगे। वैसे भी कुछ समय बाद हो सकता है चुन्नू को हॉस्टल जाना पड़े, तब तो उनका कमरा अलग वहाँ भी हो सकता है। बेटी ने उन्हें समझाया कि मम्मी अब दिनों दिन आपकी उम्र भी ढल रही है, क्या फ़ायदा भाभीयों से बैर बढ़ाने का, आखिर आपका करना भी तो भाभीयों को ही पड़ेगा। माताजी थोड़ी देर को मौन हो गई और फिर बोली, आगे का तो मुझे पता नहीं। तुम्हारे पापा आज भी मेरे साथ हैं और तुम्हारे पापा ने मेरी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। अगर बच्चों को अपने बेटे बहुओं का ख्याल करना है तो वह अपने बच्चों का इंतज़ाम खुद ही करें। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। तुम्हारे बाबूजी ने बहुत से पैसे वृद्धाश्रमों में भी दिए थे। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ भी आराम से रह सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कभी मुझे कुछ हुआ भी, तब की तब देखी जाएगी। आज तो बाबूजी मेरे साथ हैं, कोई करे तो करे, ना करे तो मत करे। ऐसा कहते हुए उन्होंने बाबूजी की फ़ोटो की ओर देखा और फिर वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि एक दूसरे की बात को सहमति देते हुए दोनों पहले मुस्कुरा रहे थे। बिटिया भी चुप हो गई और माँ उसके खाने के लिए कुछ सामान फ्रिज में से निकाल रही थी। धन्यवाद जी।